प्रस्तुत वृत्तचित्र में बताई हुई दूसरे विश्व युद्ध की बातें पुस्तकें, टेक्स्ट बुक, इंटरनेट डेटा और अन्य दस्तावेजों पर आधारित है। ध्यान रहे, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी घटना, व्यक्ति विशेष या किसी देश का समर्थन करने का या उसका विरोध करने का नहीं है, परंतु हमारा हेतु हमारे दर्शकों तक योग्य और पर्याप्त जानकारी पहुँचाना है। दूसरा विश्व युद्ध, इतिहास का वो काला पन्ना जिसके परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। इस युद्ध ने समूचे विश्व को बदल के रख दिया और दुनिया की राजनीति, अर्थतंत्र, भूगोल, सामाजिकता और डिफेंस सब पहलू पर गहरा असर डाला। आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के पहले और पहले विश्व युद्ध के बाद हुई कुछ घटनाओं के बारे में, जिसको दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन घटनाओं ने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया और दुनिया को एक नया ही भविष्य प्रदान किया, जिसे दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कह सकते हैं। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और द नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व घटित हुए इतिहास के बारे में। इतिहास गवाह है कि किसी भी घटना होने में उसके पीछे कोई न कोई कारण या वजह होती है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके पीछे भी 3 कारण थे। एक था यूरोप के देशों में भाषावाद और जातिवाद के नाम पर बढ़ चढ़कर बोल रही देशभक्ति। दूसरा कारण था यूरोप की महासत्ताओं ने खोजे हुए नए वेपन्स और नई टेक्नोलॉजी। और तीसरा कारण था यूरोप के देशों में आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए हुई संधियां या समझौते। तो ये 3 मुख्य कारणों से पहला विश्व युद्ध हुआ था, जिसके बारे में हमने अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाद में आसानी से आप हमारे वीडियो ढूंढ सके और नए वीडियोस आपको मिलते रहे। दोस्तों, जैसे पहले विश्व युद्ध होने के पीछे कई कारण थे, वैसे दूसरे विश्व युद्ध होने के लिए सबसे बड़ा कारण था खुद पहला विश्व युद्ध। कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी की एक मिलिट्री हॉस्पिटल से। वर्ष था 1918 और पिछले 4 सालों से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस मिलिट्री हॉस्पिटल में युद्ध में घायल जर्मन सैनिकों को लाया जा रहा था, जिनका इलाज हो सके। घायल सैनिकों में से कई मर जाते थे तो कईयों की स्थिति अति गंभीर थी। ज्यादातर सैनिक ऐसे थे जो वापस युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनमें से 28 साल का एक सैनिक ऐसा था जिसका जज्बा इन सबसे अलग था। हॉस्पिटल के एक डॉक्टर एडमंड फॉस्टर ने मार्क किया कि 28 साल का यह सैनिक वापस युद्ध में जाने के लिए बेताब था और वो जर्मनी के लिए मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन हार उसको स्वीकार नहीं थी। एडमंड उसके पास गए और पूछा, तुम युद्ध में जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो? सैनिक ने बोला, मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मैं कितने समय में ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंख अभी ब्लाइंड हो चुकी है। युद्ध में दुश्मनों ने छोड़े हुए गैस ने कई सैनिकों की आंख पर गहरा असर डाला है और वो अंधे हो चुके हैं। बदकिस्मती से आप उनमें से एक है। जर्मन सैनिक ने कहा, ये मुझे मंजूर नहीं, कुछ भी हो मैं किसी भी हाल में ठीक होना चाहता हूँ। तब डॉक्टर एडमंड ने कहा कि आपको अभी आपकी इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता ही ठीक कर सकती है। पता नहीं कैसे, लेकिन डॉक्टर के ये शब्द सैनिक के मन पर बहुत गहरा असर कर गए और अपनी मानसिक दृढ़ता तथा अड़ग मनोबल के कारण वो सैनिक कुछ ही महीनों में ठीक होकर मिलिट्री हॉस्पिटल से बाहर निकला। वैसे इस सैनिक का ठीक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि भविष्य में जर्मनी को महासत्ता का रास्ता दिखाने के लिए वो खुद अपनी आंखों से देख सके, वो अत्यंत जरूरी था। क्योंकि जर्मनी के लिए मरने का जज्बा रखने वाला और मिलिट्री हॉस्पिटल से ठीक होकर निकला हुआ इस 28 साल के सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर को प्रथम विश्व युद्ध के बाद वीरता के लिए कई मेडल भी मिले, लेकिन उसकी ये वीरता उसके काम न आई और उसके ठीक होकर बाहर आने के बाद उसे ये समाचार मिले कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही बुरी तरह से हार चुका है और जर्मनी की ये हार उसे कतई मंजूर नहीं थी। इन सब चीजों का विस्तार से वर्णन हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माइन काम्फ यानी मेरा संघर्ष में किया हुआ है। इधर पहले विश्व युद्ध ने जर्मनी को तबाह कर दिया था और जर्मनी के आसपास के देशों ने जर्मनी का बहुत बड़ा भौगोलिक हिस्सा हथिया लिया था। खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को घुटनों पर ला दिया था। प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी को 60 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था, जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के टोटल नुकसान से भी ज्यादा था। जर्मन का पूरा अर्थतंत्र खत्म हो गया था।
जर्मनी का सम्राट केजर भी कहीं जीते हुए देश उसे मौत के घाट न उतर दे, इस डर से गादी त्याग कर कर नीदरलैंड चला गया था और जर्मनी की प्रजा अब राम भरोसे थी। हालांकि जर्मनी में काम चलाऊ सरकार का गठन हुआ था, लेकिन उस सरकार ने भी बिना कोई शर्त अपनी हार स्वीकार कर ली थी। इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के सामने अभी कोई दुश्मन ही नहीं था, तो युद्ध को अब आगे बढ़ाने का कोई कारण ही नहीं था। इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जर्मन नई सरकार से ऑफिशियली शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाना चाहते थे और उसके लिए दिन तय हुआ 11 नवंबर 1918। शरणागति पत्र के लिए फ्रांस के कैंपिंग नाम के जंगल विस्तार को पसंद किया गया था, जहां पर ट्रेन में बैठकर जर्मन अधिकारियों को दस्तखत करने थे और सामने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकारी थे। उस समय अमेरिका ये चाहता था कि जर्मनी अपनी हार के दस्तखत कर ले और बात यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस अलग ही मूड में थे। वो सिर्फ जर्मनी को हार के कागज पर दस्तखत करवाना नहीं चाहते थे, बल्कि जर्मनी को गंभीर सजा भी देना चाहते थे। खैर, अभी तो ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने जर्मनी से हार के कागज पर दस्तखत करवा लिए, लेकिन उसे सजा देने का एक और टाइम फिक्स किया गया, जो था 28 जून 1919 और स्थल था पेरिस से 20 किलोमीटर दूर फ्रांस का दूसरे नंबर का ऐतिहासिक शहर वर्सेल्स। उस दिन वर्सेल्स शहर में लगभग आधी दुनिया के देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और यहाँ पर हुए इस करार को वर्सेल्स करार या वर्सेल्स संधि भी कहते हैं। इस वर्सेल्स करार के अंतर्गत लगभग आधे से ज्यादा जर्मनी का भाग जर्मनी के प्रतिनिधियों को बिना कोई शर्त उसके आसपास के देशों को दे देना पड़ा। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लिया और जर्मन डिफेंस के सारे हथियार ले लिए गए। जर्मनी के पास मौजूद गोल्ड और वेल्थ पर भी कब्जा कर लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी फिर से कभी युद्ध न लड़ पाए, इसलिए उसके सैन्य में सिर्फ 1 लाख ही सैनिक हो गए और शस्त्र भी उन सैनिकों के मुताबिक ही होने चाहिए, ऐसे दस्तखत करवाए गए। ज्यादा शस्त्र बनाने की और बड़े शस्त्रों का उत्पादन करने की जर्मनी को इजाजत नहीं थी और प्रथम विश्व युद्ध के भुगतान के तौर पर जर्मनी से 132 अरब डॉलर लिए गए, जिस युद्ध को जर्मनी ने शुरू ही नहीं किया था और उसमें जर्मनी का भी सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे देखा जाए तो वर्सेल्स में हुए ये करार न होकर खुलेआम हुई एक लूट थी, जो जर्मन प्रजा को मंजूर नहीं थी। भले ही जर्मन प्रजा उसके सामने विरोध न कर सके, लेकिन उनमें बहुत रोष और आक्रोश था। इधर हिटलर जब ठीक होकर बाहर निकला तो उसे जर्मनी की हार और वर्सेल्स करार के बारे में मालूम हुआ और उसके मन में भी जर्मन प्रजा की तरह दुश्मन देशों के लिए आक्रोश पनपने लगा। हिटलर को अपनी देश की ऐसी नकारा सरकार से नफरत थी, जो दुश्मन देशों के सामने देश का सम्मान भी नहीं बचा सकी। उसे बघेड़ू सम्राट केजर से भी नफरत थी, जो जर्मन प्रजा को उसके हाल पे छोड़ नीदरलैंड भाग गया था, और उसे यहूदियों से भी नफरत थी और खासकर कई जर्मन भी अपने देश की हुई इस अधोगति से परेशान थे। इसलिए हिटलर को मुद्दे मिल गए थे और उसने अपने ही जैसे कुछ जर्मन राष्ट्रवादियों का एक ग्रुप बनाया। धीरे धीरे ये ग्रुप बड़ा हुआ और हिटलर जैसी सोच रखने वाले और आम जनता भी उसके इस संगठन में शामिल हुए। तादाद बढ़ने से संगठन एक पार्टी में परिवर्तित हो गया और उसने अपनी इस पार्टी को एक नाम दिया, जो था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में नाजी के नाम से भी जानते हैं। नाजियों ने अपने पक्ष का एक ध्वज भी तैयार करवाया, जो लाल रंग का था और उसके बीच में एक सफेद गोलाकार बैकग्राउंड था और उसके ऊपर स्वस्तिक का निशान था। स्वस्तिक का निशान इसलिए क्योंकि हिटलर सहित सभी नाजी और जर्मन अपने आप को आर्य के वंशज मानते थे। हिटलर ने अपनी आत्मकथा माइन कैम्फ में भी आर्यवंशी के बारे में चर्चा की है। धीरे धीरे उसका नाजी पक्ष और बड़ा होता गया और भविष्य में हिटलर का नाजी पक्ष जर्मन सत्ता में आ जाए उसकी पूर्ण संभावना थी। लेकिन हिटलर सत्ता का भूखा था। उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने 1923 में बल का प्रयोग कर कुछ नाजी साथियों के साथ जर्मनी के म्यूनिक पर कब्जा कर दिया और उसके बाद वो बर्लिन पर कब्जा करने के लिए रवाना हुआ। लेकिन बर्लिन में पुलिस सरकार की वफादार थी और उनके सामने नाजियों की ये छोटी सेना नहीं टिक पाई और लगभग 17 नाजी सैनिक मारे गए। बाकी बचे को हिरासत में ले लिया गया और उनके साथ हिटलर को भी जेल हुई। कोर्ट ने हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई और कुछ सरकारी नाजी अफसरों को निष्कासित कर उन्हें भी सजा दी गई।
जेल में बैठकर हिटलर ने माइन काम्फ, हिंदी में मेरा संघर्ष नाम की अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका हमने आगे जिक्र किया। मेरा संघर्ष में उसने जर्मनी पर हुए अत्याचार और दुश्मन देशों के रवैये के बारे में विस्तार से लिखा था। उसने ये भी लिखा कि अगर भविष्य में वो सत्ता प्राप्त करता है तो जर्मन प्रजा पर थोपे गए वर्सल्स करार का वो भंग करेगा और जर्मनी को फिर से महासत्ता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा और जर्मन प्रजा को दुख और दर्द के इस दलदल से बाहर लाने की वचनबद्धता भी उस किताब में उसने दर्ज की थी। जर्मन्स को ये बात भा गई और प्रजा ने उसका खुलेआम समर्थन करना शुरू कर दिया। उस वक्त जर्मन सरकार को लगा कि हिटलर को अब ज्यादा देर तक हिरासत में रख पाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसकी 5 साल की सजा के बावजूद भी उसे महज 9 महीनों में छोड़ दिया गया। जब हिटलर बाहर आया तब उसकी नाजी पार्टी पर बैन लग चुका था, लेकिन हिटलर ने कोर्ट को और सरकार को ये भरोसा दिलवाया कि अब वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा और वो और उसका पक्ष कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। इस गारंटी के साथ हिटलर के नाजी पक्ष की पाबंदियां हटा दी गई और हिटलर को और एक एक्सटेंशन मिल गया। नाजी पक्ष की सारी पाबंदियां हटाने के बाद हिटलर ने सबसे पहला काम पक्ष को मजबूत करने का किया। उसने जोर शोर से नाजी का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके भड़काऊ भाषण और राष्ट्रवादी रवैये ने जर्मन प्रजा के दिलों पर गहरी असर की। 1932 में होने वाले चुनाव में नाजियों ने भाग लिया और हिटलर के चुनावी मुद्दे वही रहे जो उसने अपनी किताब माइन काम्फ में लिखा था कि दुश्मन देशों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने हड़पे हुए जर्मन विस्तार वापस जर्मनी में विलीन कर दिए जाएंगे। जर्मनी अब और भुगतान नहीं देगा। जर्मन मिलिट्री और जर्मन जनता अब किसी भी बंदिशों में नहीं मानेगी। इन शॉर्ट, विवादित वर्सेल्स करार का भंग किया जाएगा। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव लड़े और 1932 के चुनाव परिणाम में हिटलर को 40% मत प्राप्त हुए। परिस्थिति स्पष्ट बहुमत वाली नहीं थी, लेकिन ये सच था कि हिटलर की नाजी पार्टी के बिना जर्मनी में अब सरकार नहीं बन सकती। जर्मन प्रमुख हिंडनबर्ग समझ गए कि नाजियों की सहायता के बिना जर्मनी में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। इसलिए उन्होंने हिटलर और कुछ नाजी पार्टी के लोगों को सरकार बनाने में सहयोग करने की और कैबिनेट में स्थान देने की ऑफर की। हिटलर ने ये कहते हुए ये ऑफर ठुकरा दी कि वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बल्कि जर्मनी का प्रधानमंत्री या यूं कहिए कि चांसलर बनना चाहता है। हिंडनबर्ग को हठी मिजाजी और आप खुद शाही मानसिकता वाले हिटलर पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी परिस्थिति की नजाकत समझते हुए वर्ष 1933 में हिटलर को जर्मनी का प्रधान या यूं कहिए कि चांसलर बना दिया गया। अब ये परिस्थिति थी कि हिंडनबर्ग एक प्रमुख के तौर पर सिर्फ बंधारण के सुप्रीमो थे, जबकि हिटलर के पास असली सत्ता थी और अब वो जर्मनी का सर्वे सर्वा था। हिटलर ने चांसलर बनने के कुछ ही समय के बाद जर्मनी के दूसरे राजकीय पक्षों को खत्म कर दिया। उसने अखबारों और मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी। कोई भी अगर विरोध करे तो उसको गिरफ्तार कर देने का हुक्म दिया और नाजी पक्ष की सीक्रेट पुलिस को स्पेशल पावर दिए गए। 1934 में प्रमुख हिंडनबर्ग का अवसान हुआ। उसके बाद हिटलर ने अब चांसलर के साथ साथ प्रमुख पद भी हथिया लिया और चांसलर प्लस प्रमुख दोनों को मिलाकर वो जर्मनी का एक सरमुखत्यार शासक बन गया। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी और जर्मनी में अब कोई उसे चैलेंज करने वाला नहीं था। हिटलर ने अब जर्मनी को लगातार काम पे लगा दिया। उत्पादन में सतत बढ़ोतरी हो ऐसे नियम और कानून लगा दिए गए। वर्सेल्स करार का भंग करते हुए असंख्य हथियार, तोप और सबमरीन्स बनाने का कामकाज फोर्थ गियर में लगा दिया। जर्मनी की हर चीज अब स्पीड में हो रही थी। इन सब के बीच उसने कई अमानवीय काम भी किए। कई लोगों को मौत के घाट उतारा, कई लोग बेघर हुए और यहूदी कम्युनिटी के ऊपर तो उसने कभी न माफ करने वाला बर्बरतापूर्वक अपराध किया। खैर, जर्मनी की प्रगति होती रही। फ्रांस और ब्रिटेन ये सब देख रहे थे, फिर भी हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं कर पा रहे थे। इधर जब हिटलर ने जर्मनी को वेपनाइज कर दिया, उसके बाद उसने जर्मनी के हथियाए हुए प्रदेशों को दुश्मन देशों से वापस लेने का प्लान बनाया। सबसे पहला हमला उसने राइनलैंड पे किया। राइनलैंड मूल पहले जर्मन प्रदेश था, लेकिन उसको फ्रांस ने हथिया दिया था।
1936 में हिटलर ने फौज भेजकर इस राइनलैंड नामक प्रदेश को वापस ले लिया और उसके सामने फ्रांस विरोध भी न कर सका। उसी साल जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हथियाए हुए जर्मन भाषी प्रदेशों को भी वापस ले लिया और उसके बाद अगला टारगेट था पोलैंड। जर्मनी का सबसे बड़ा भूभाग जिसने हथियाया था वो देश भी पोलैंड ही था। यहाँ पोलैंड पे अगर आक्रमण हुआ तो फ्रांस और ब्रिटेन उसकी मदद करेंगे, ये जुबान इन दो देशों ने पहले ही दे रखी थी। इसलिए पोलैंड पे युद्ध करने के लिए हिटलर ये चाहता था कि किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि पोलैंड ने पहले जर्मनी पर आक्रमण किया था। इसलिए हिटलर ने एक नाटक रचा। हिटलर ने मृत्यु की सजा सुनाए गए कैदियों को पोलिश आर्मी का यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें शूट करके मार डाला और जर्मन बॉर्डर पर रखवा दिया। कुछ ही समय बाद जर्मन बॉर्डर से ये समाचार टेलीकास्ट किए गए कि कुछ पोलिश सैनिकों ने जर्मनी में घुस की है और इन समाचार को पोलिश भाषा में भी ट्रांसमिट किया गया ताकि पोलैंड भी समझ सके। और इस नाटक के बाद सुबह 4:45 पर जर्मन टैंकों ने पोलैंड पर हमले शुरू कर दिए और ये था दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ। दिन था 1 सितंबर 1939 और इस वक्त के बाद 5 साल तक खत्म न होने वाला भयानक विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस युद्ध में उस वक्त की दुनिया की 3% आबादी खत्म हो जाने वाली थी। अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला था, करोड़ों लोग बेघर होने वाले थे और कई देश उजड़ जाने वाले थे। आज के लिए इतना ही। अगले सोमवार हम दूसरे विश्व युद्ध का फाइनल चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद द नॉलेज। आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।